यदि हम बात करें अंटार्कटिका ऑपरेशंस और अंटार्कटिका के बारे में कोई भी जानकारी हो, बड़ी से बड़ी जानकारी और छोटी से छोटी जानकारी, तो नर्व सेंटर पे हम हैं। ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम वास्को गोवा में हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मिर्ज़ा जावेद बेग साहब। अब साइंटिस्ट हैं, ग्रुप डायरेक्टर है अंटार्कटिक ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के। आपने 12 बार इस जगह का आपने मुआयना किया, साइंटिफिक काम किया, साइंटिफिक रिसर्च किया। सर, यदि एक आम इंसान जो अंटार्कटिका में के बारे में जानना चाहता हो, हम 90s से वहाँ जा रहे हैं, हिंदुस्तान अपना झंडा 90s से वहाँ गाड़ रखा है, क्या आप कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या क्यों उनको दिलचस्पी है? और हम गोवा में तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल और एग्जीबिशन भी हम मना रहे हैं। तब अंटार्कटिका हिंदुस्तान ने 1981 में जाना शुरू किया। पहला एक्सपीडिशन 1981 में था और ये इतने दिनों का करीब 41 साल का सफ़र जो है, इट हैज़ बीन ये पूरा उत्साह से भरा हुआ और हमारी उपलब्धियों से भरा हुआ है। इसमें बेशक हम इस तरह की कोई उपलब्धि नहीं बता सकते हैं कि हमने वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी पेटेंट कर दी है, ये ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन वहाँ पर जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जो एनवायरनमेंट के बारे में, जो वहाँ पर हमारा जो वहाँ पे खनिज हैं जिस तरह की, उनकी जो जानकारी हमने हासिल की है, ये अद्वितीय है कि जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर इनके इतने दिनों से जो रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उसमें जो है वो हमें काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। और ख़ाली यही बात नहीं है कि हर चीज़ उपलब्धि में नापी जाए। अगर हम इसको इस तरह से बताएं कि अगर हम उसे कहते हैं कि टैंजिबल हमारे बेनिफिट्स क्या रहे हैं अंटार्कटिका में, टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल, साइंटिफिक जो हमारे बेनिफिट्स हैं उनको हम नॉन टैंजिबल कहेंगे, जो कि बाद में जा कर के कुछ दिनों बाद जब हमें उसका एहसास होगा कि ये जो हमारी उस वक्त की जो साइंटिफिक रिसर्च है काम आ रही है। जो इमीडिएट टैंजिबल बेनिफिट हम कह सकते हैं कि जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, पहले ये जो दीज आर पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, तो ये पोल टू पोल जाते रहते हैं। तो पहले ये सारा डेटा जो हमें आज जो सैटेलाइट की जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सारा हम लोग जो है नॉर्वेजियन टेरिटरी में वहाँ पे सारा डाउनलोड होता था सैटेलाइट की कमांड। लेकिन 2013 के बाद से ये भारतीय स्टेशन में वहाँ पे अर्थ स्टेशन बना दिया गया है, जिसमें कि वहाँ पे वो साइंटिस्ट काम करते हैं और वो सारा डेटा वहाँ से डाउनलोड होता है। विदिन 26 मिनट्स जो सैटेलाइट जैसे ही गुजरता है, वो सारा डेटा यहाँ पे हिंदुस्तान में आ जाता है और उस पर एनालिसिस होती है। तो दिस इज़ अ बिग टैंजिबल बेनिफिट, जो कि वहाँ पर अगर हमारी प्रेजेंस नहीं होती है अंटार्कटिका में, तो हम ये नहीं मेंटेन कर सकते। और सर, सॉरी मैंने एक दशक कम बोला, 80 का वो दशक था जब हमने पहला झंडा गाड़ा था। लेकिन यदि हम ये कहें कि आप 12 बार वहाँ जा चुके, क्या रिसर्च, कितनी जद्दोजहद एक आम आदमी के लिए -30 -40 डिग्री में रहना, सर्वाइव करना, वो एक चैलेंज है। हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ environment that you had to work, the difficulty that you have to address, and the challenges, and then bring the best out of you and the team that you have been sending now, because you are the director, you are sending the teams, और अभी भी आगे भी कई सालों तक वहाँ टीम्स जाएंगी और हमारे स्टेशंस 1 नहीं 2 नहीं 3 हैं। सब every Antarctic expedition is different, the challenges are different and ways of answering those challenges are different। मैं 1990 से जा रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया एज अ यंग जियोलॉजिस्ट वर्किंग विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले मैं एज अ जियोलॉजिस्ट जाता रहा 20 साल तक अंटार्कटिका। वहाँ पे जा कर के हमने जियोलॉजिकल रिसर्च की। अबाउट 25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि मैत्री स्टेशन के पीछे वोल्थाट माउंटेन रेंजेस हैं, उसको मैप किया जीएसआई ने। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले, लेकिन उसमें हमारा योगदान रहा है और हर साल नई टीम्स जाती हैं जीएसआई से, वो वहाँ पे जा कर के उसको मैप कर रही हैं और हमारे पास नाउ इन्फॉर्मेशन है। हालांकि अंटार्कटिका में मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन और ये सब जो है, ये अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल के तहत ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये तो पता होना चाहिए साइंटिफिकली, जियोलॉजिकली कि वहाँ पर है क्या, कितनी पुरानी रॉक्स हैं, क्या है और क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या वहाँ पे मौजूद है, क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए किया। उसके बाद से फिर यहाँ पर जब हम NCPR में जब से आ गए हैं, तो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, तो पहले मैंने अंटार्कटिका एक साइड से देखा कि एज अ साइंटिस्ट, और उसके बाद कि क्या कठिनाई होती है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं टू मैनेज एक्सपेडिशन, कि जब आप एक्सपेडिशन भेज रहे हैं तो हर आदमी की ज़रूरत सही वक्त पे पूरी होनी चाहिए। हर चीज़ आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड होता है। ओनली बिटवीन नवंबर टू फरवरी यू कैन सप्लाई थिंग्स, यू कैन सेंड पीपल टू अंटार्कटिका, यू कैन ब्रिंग देम आउट। उसके बाद फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हर चीज़ किस स्टेशन पे, और हमारे 2 स्टेशन हैं। पहले
सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री स्टेशन बनाया गया 1983 में, कुछ ही दिनों बाद वो सबमर्ज हो गया। उसके बाद फिर मैत्री स्टेशन 1987 से बनना शुरू हुआ, 1989 में वो पूरा ऑपरेशनल हो गया। उसके बाद 2012 में अपने भारतीय स्टेशन बना दिया। तो इन स्टेशंस पे इनकी ज़रूरतें अलग हैं, इनके जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी ज़रूरतें अलग हैं, रिसर्च करने के लिए उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो ज़रूरत है। तो हर चीज़ सही वक्त पे सही जगह पे पहुँच जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक आप चैलेंज की अगर बात करें कि पर्सनल लेवल पे, मैंने कहा कि हर एक्सपेडिशन जब हम मैपिंग करते थे जीएसआई में, तो स्टेइंग आउट इन द कैंप कि 200-300 किलोमीटर दूर जा करके आप कैंप लगा करके तन्हा आपको हेलीकॉप्टर ने ड्रॉप कर दिया, आप वहाँ पे रह रहे हैं, ब्लिजर्ड आया, आपका टेंट फट गया, टेंट उड़ गया, फिर भी आपको सर्वाइव करना है, उसमें भी सर्वाइव किया। लेकिन जो मोस्ट चैलेंजिंग था दैट वाज साउथ पोल एक्सपेडिशन। हमारे जो 2 स्टेशंस हैं मैत्री और भारती, ये एंटार्क्टिक पेरीफेरी के ऊपर हैं एट अबाउट 69 to 70 डिग्रीज लैटिट्यूड, और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्रीज पर है, और उसका डिस्टेंस मैत्री स्टेशन से 2300 किलोमीटर दूर है। तो कोई भारत ने अपना वहाँ पर कोई साइंटिफिक एक्सपेडिशन हमारा अब तक नहीं गया था। तो 2010 में ये पहला साउथ पोल एक्सपेडिशन भेजा तो गया। साउथ पोल पे भी हमने अपना झंडा गाड़ा है हिंदुस्तान का। जी, ये 2010 में नवंबर के महीने में वहाँ पर हम लोगों की टीम पहुँच गई थी, जिसमें हमें 10 दिन लगे ड्राइव करके। कोई वहाँ रोड्स नहीं होती हैं, हमें जीपीएस नेविगेशन के सहारे से जाना था, माउंटेन चेन्स को क्रॉस करना था, पासिंग थ्रू द क्रिवास जोन, और जहाँ पे सॉफ्ट स्नो है जिसमें कि गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती, तो स्पेशली डिज़ाइंड, स्पेशली मेड व्हीकल जिसके कि चेसी जो है वो हाई की गई, उसका व्हील बेस ब्रॉड किया गया, बलून टायर्स, इन्फ्लेटेबल टायर्स जिनमें कि आप एयर प्रेशर कम और ज़्यादा कर सकते हैं ज़रूरत के लिहाज से। इस तरह की हम लोग 4 गाड़ियों में 8 साइंटिस्ट और हमारे कुछ टेक्नीशियंस हम लोग गए, जिसमें कि 10 दिन में वहाँ पे हम लोग पहुँचे। रास्ते भर हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हुए, और हम लोग वहाँ पे कैंप तभी करते थे जब थक जाते थे गाड़ी चला कर के। रात और दिन का कोई सवाल नहीं था कि 8 घंटे गाड़ी चला ली, उसमें जब थक गए हम लोग रुक गए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद फिर चल पड़े। तो इस तरह से हम लोग गए, वहाँ पे 3 दिन रहे। तो रास्ते भर हमारा जो है आइस कोर्स कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वेदर्ड सैम्पल्स, वो AWS से कंटिन्यूसली सैम्पल कलेक्ट किया जा रहा है, और तरह तरह की इस तरह की जियोमैग्नेटिक स्टडीज़ करते हुए वहाँ पहुँचे और इसी तरह से वापस आए। और इसके अंदर कम से कम हमारे पास 11-12 हमारे जो हैं वो ब्रेकडाउन्स हुए। एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, नो एक्सीडेंट बट ब्रेकडाउन्स, कि कभी एक्सल टूट गया, कभी टायर फट गया। उसके लिए दैट इज़ व्हाट यू नीड, प्लानिंग, कि हर चीज़ के लिए प्लान थे, हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी। कोई भी इवेंचुअलिटी हो जाए, हमारे साथ डॉक्टर था टीम में, कि किसी तरह की आप वापस नहीं आ सकते हैं, सिर्फ आगे बढ़ना है, टारगेट को पूरा अचीव करना है और उसके बाद लौटना है। तो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार, इन सारी चीज़ों को करते करते हम लोग पहुँचे और वापस आ गए मैत्री। तो टोटल हमारे 23 दिन का ये जर्नी था इन 2010। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू आर ऑल अलोन इन द विल्डरनेस विद नो सपोर्ट, यू आर ऑन योर ओन। 8 लोग जा रहे हैं। 1 दर्जन देश यदि हम कहें अंटार्कटिका के एक्सप्लोरेशन, अंटार्कटिका में बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान भी शुमार है, हिंदुस्तान का नाम भी शुमार है। बेशक। कितना आपको आप गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपका सेंटर गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि रिसर्च, पूरे हिंदुस्तान के रिसर्च आपके माध्यम से अंटार्कटिका में हो सकता है। एक 12 साल का बच्चा भी अंटार्कटिका में कोई काम करना चाहे वो आपके पास आ सकता है। एक साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट पूरे हिंदुस्तान में यदि अंटार्कटिका में जिन भी सब्जेक्ट में, आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट में काम कर सकता है, तो वो वहाँ जा सकता है। बेशक साहब, अगर आप गौरव की बात पूछ रहे हैं तो हमारा जो है वो सीना गौरव से भर जाता है जब हम सिर्फ इंडियन अचीवमेंट की बात सोचते हैं इन अंटार्कटिका। एंड अगेन टू एम्फसाइज एंड टू स्ट्रेस, ये सिर्फ हम इस वक्त आज हम यहाँ मौजूद हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, कल कोई और मैनेज करेगा। तो ये पूरा टीम एफर्ट है। जो हमारे डायरेक्टर्स रहे हैं, जो विजनरीज, जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनकी वजह से जो हमें गाइडेंस वगैरह मिली, तो गौरव की तो अथाह है। अगर गौरव की हम सिर्फ बात करेंगे, जो हमारा पब्लिकेशंस हैं, जो हमारे साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, या जो लॉजिस्टिक अचीवमेंट्स हैं, लॉजिस्टिक्स कई बार पीछे रह जाती है, बैकग्राउंड में सामने नहीं आती, बट दैट इज़ अ बिग चैलेंज कि आपको हर चीज़ वहाँ पे मुहैया करानी है लोगों को। तो इसलिए जो है इसमें मतलब वी डोंट लुक बैक, इसमें तो हमें कुछ वो कभी इस चीज़ का गम ही नहीं होता है कि हमने ज़िंदगी में क्या किया। द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन, जो इतनी अच्छी नींद आती है सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग ने व्हाट वी वांटेड वी हैव अचीव। आपके सेंटर में हमने बहुत सारे कंटेनर देखे कि अगली एक्सपीडिशन की तैयारी है, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो साइंटिस्ट आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, या इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं, चाहे यंग साइंटिस्ट हो, हम अभी गोवा में इंडिया
इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की भी बात कर रहे हैं और एग्जीबिशंस की भी बात कर रहे हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कितना कैसे आपसे संपर्क करें और कैसे आपसे सहायता लें या आपसे जुड़े और ये अपनी बातें रख पाएँ? तब इसके लिए NCPUR जो है हमारा एक आउटरीच डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कि हम लोग स्कूल में और हर जगह जा कर के फ़िल्म के माध्यम से, पब्लिकेशन से बच्चों को जाके अवेयर कराते हैं, जिसमें कि ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एक माध्यम है जो उनको बता रहे हैं। जहाँ तक और साइंटिस्ट की बात है, इसके लिए हर साल हम लोग एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं जिसमें कि लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, वो आकर के अपने प्रपोजल देते हैं और वो प्रपोजल सेलेक्ट करके हम हर डिसिप्लिन से, हर ऑर्गेनाइजेशन से, सिर्फ NCPUR नहीं, NCPUR के साइंटिस्ट हैं और वो लोग जाते ही हैं लेकिन और सब जगह के लोग जाते हैं, चाहे वो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, CSIR लैबोरेटरीज़ हैं, ISRO है, IITs हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह से लोग जाते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक हम लोगों का प्रोग्राम है जिसे कि हम कहते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एंटार्क्टिका, कि वो स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं एंटार्क्टिका, लेकिन बड़े स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च में डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व नहीं, बट टू अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स रिसर्च, उसमें हम हर एक्सपेडिशन में या कभी 2 साल में हम स्टूडेंट्स को लेकर के जाते हैं जिन्होंने कि मास्टर्स कर लिया है, रिसर्च में अभी वो उनका इनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो उनको ले जा करके हम सेलेक्ट करके उनसे भी हम प्रपोजल मांगते हैं। दे कम हियर एंड प्रेजेंट अगेंस्ट अ ज्यूरी, और उसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं उनमें से और उनको भेजा जाता है कि वहाँ पे वो जा करके, और वो वी वांट टू अट्रैक्ट देम टू पोलर साइंसेस, क्योंकि पोलर साइंसेस जो है हमारे यहाँ बड़ी नॉट वेरी वेल नोन साइंसेस हैं, लोगों को इतनी खबर नहीं है उसकी, तो वहाँ पे अट्रैक्ट हों और वो स्टूडेंट्स आएँ। और इस तरह के हम लोग कम से कम तक 10-12 स्टूडेंट्स भेज चुके हैं और ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो इसमें हमारे 10-12 जो हैं यंग स्टूडेंट्स जा चुके हैं। सर, यदि ये बात करें कि जो रिसर्च हो रही हैं, ये एक बहुत अनोखा है कि अंटार्कटिका में रिसर्च जो होती है, सारी दुनिया के जो लोग हैं या जो इनसे जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो सब शेयर करते हैं। हिंदुस्तान के भी पेपर्स प्रेजेंट होती हैं, शेयर होती हैं, और यूँ कहें कि अंटार्कटिका में डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइवलीहुड बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ कोई वो नहीं होता है कि भाई आप नहीं मानना चाहते, जैसे टूरिज़्म से लेके हो या वहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज दैट इज़ ए प्रिस्टीन आइलैंड कह लें, साउथ पोल कह लें, कॉन्टिनेंट कह लें। वहाँ पर अंटार्कटिका में जो है ये एक तो सारी चीज़ें कंसेंसस से होती है। वहाँ पे इट्स नॉट बाय वोटिंग कि कुछ कंट्रीज़ चाह रहे हैं कि ये किया जाए, चाहे वो एनवायरनमेंट के बारे में कुछ, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी बाय कंसेंसस, और ये सारी चीज़ें कंसेंसस से डिसाइड होती हैं कि हमें वहाँ पे क्या करना है, व्हाट विल बी द एनवायरमेंटल नॉर्म्स, या हम किस तरह से अंटार्कटिका को यूज़ कर सकते हैं। एक और आखिरी सवाल यदि हम पूछें तो भारत के लिए अगले 3 से 5 साल में क्या रिसर्च के डायरेक्शंस हो रही हैं या दिख रही हैं या हमारे गोल्स हैं? तब इस वक्त हमारा जो है वो मेन फोकस है ऑन क्लाइमेट चेंज, जिस पे कि रिसर्च हो रही है, और उसमें अभी इस साल हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट है जिसे कि सिवा कहते हैं, कि वो वहाँ पे जो हमारी आइस शीट्स हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कई साल चलेगा, वो इस बार हम लोगों ने इनिशिएट किया है। उस प्रोजेक्ट में प्लान ये है कि हम लोग 500 मीटर की ड्रिलिंग करके आइस कोर निकालेंगे, और उन आइस कोर से वी विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन फॉर द पास्ट क्लाइमेट फॉर लॉन्ग ईयर्स। दूसरा है कि जो हिंदुस्तान और अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, दे वर वंस टुगेदर, इट वाज अ बिग कॉन्टिनेंट नोन एज गोंडवाना लैंड, और ये धीरे धीरे स्प्लिट हो गया। तो हिंदुस्तान का जो महानदी और गोदावरी वाला जो बेसिन है, ये जहाँ पे लासमैन हिल में जहाँ पे हमारा भारतीय स्टेशन है, वहाँ से कनेक्ट होता है एज़ पर द जियोलॉजिकल नॉलेज जो प्रेजेंट हमारी एग्जिस्टिंग। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया है कि जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ एमरी आइस शेल्फ। उसका ये जो है पिछले 2 सालों में उसकी तैयारी की गई कि वहाँ पे जाकर के फ्यूल डंप और ये सब बना दिया जाए, वो बन गया, और इस बार हमारी पहली टीम गई है जो कि एक्सप्लोरेशन शुरू करेगी। इस टीम के अंदर NCPUR, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIT बॉम्बे, BHU, IIT दिल्ली, ये सारे इन्वॉल्व हैं। इनके जो साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट एंड ग्लेशियोलॉजिस्ट, ये मिल करके काम करके और इसके जो है हम इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। सर, आपने एक बार कुछ समय पहले कुछ मॉलिक्यूल को एक्सप्लोर भी किया और उसके कुछ मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स को भी आपने पहचाना। इंडस्ट्री लिंकेज और कैसे हो सकता है? सब
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इसमें जो है वो इंडस्ट्री लिंकेज इसी तरह से हो सकता है कि हम लोग जो ये एंटार्क्टिक एक्सपेडिशंस में इसमें इंडस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट राइट नाउ बिकॉज एंटार्क्टिक ट्रीटी की जो ये गाइडलाइंस है कि उसमें एंटार्क्टिका हैज़ टू बी यूज ओनली फॉर पीसफुल रिसर्च पर्पजेज। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और बायोमेडिकल इंडस्ट्री अगर ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या कोई अगर इंडस्ट्री इसमें अगर वो देखना चाहती है कुछ, तो दे आर वेलकम। हम लोग ले जाते रहे हैं, पहले भी हमारा इस तरह का पार्टिसिपेशन रहा है जिसमें कि उस तरह के मॉलिक्यूल्स ढूंढे गए हैं जिस पे कि पेटेंट भी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड पिरामल जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इस तरह की रिसर्च करके आप कुछ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए doors are always open कि they should come and project a scientific proposal कि what is their idea, what they want to do, and they are most welcome. आपने दो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री सेगमेंट वर्टिकल्स बताए, बायोटेक्नोलॉजी या बायोसाइंस या फार्मा। इसके अलावा और क्या वहाँ पे जानने योग्य है, या जो आप नॉलेज शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि और किस एरिया में काम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, या फिर पोलर आइस के बारे में, या वहाँ के हैबिटेंट और एनिमल्स एट्रीब्यूट्स के बारे में? ये सारी जो चीज़ें आप बता रहे हैं, इस पर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म है, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन पे काम चल रहा है। तो और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग साइंस काम कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ये अंदाज़ नहीं है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ या कौन से इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे। बट दीज आर द डिसिप्लिन्स। और एंटार्क्टिका में एक बात मैं फिर इस पर स्ट्रेस देना चाहूँगा कि लिमिटेशन नहीं है कि ओनली दीज आर द डिसिप्लिन। इफ़ दे कम अप विद सम गुड आइडिया, इवन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हमारे स्टेशंस बन रहे हैं, स्टेशन हमें बनाना है, उनके लिए टेक्नोलॉजी सर्वाइवल के लिए हमारा कि फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स हों या कोई भी चीज़, या बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए, आर्किटेक्ट, it's open to sky. You need to have a imagination. If you have a imagination and if you can prove it something, तो वहाँ पे आप ज़रूर जा कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर ये होती है एंटार्क्टिका के लिए कि वो चीज़ें वो इनकरेज नहीं की जाती हैं, वो साइंसेज या उस तरह की टेक्नोलॉजी जिनका कि आप टेस्ट करना या एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ कर सकते हैं, और सिर्फ जस्ट फॉर गोइंग टू एंटार्क्टिका कि नहीं मैं जा करके ये चीज़ एंटार्क्टिका में टेस्ट करूँगा। ह्यूमन साइकोलॉजिकल वैल्यू एट अंटार्क्टिका कुड बी अनदर वे टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। वो और उसके आपको ज्ञाता है, क्योंकि आप तो सैकड़ों दिन उस एरिया में बिताया आपने। Can you repeat your question? How does a human body react and the human psychology reacts in Antarctica kind of environment, in that environment? आप तो उस environment के मास्टर हो चुके हैं, 12 बार आप गए और सैकड़ों दिन आपने वहाँ बिताया, तो वो भी एक human attributes हो सकती हैं, maybe if this right kind of science comes. Yes, definitely that is an area to be focused. और वहाँ पे because जो लोग होते हैं they are under tremendous stress. It's not only the stress of environment, it is the stress of isolation also in Antarctica कि जब आप वहाँ पर इतने दिनों तक अकेले रह रहे हैं, अकेले का मतलब ये नहीं कि वो सिंगलटन, आप एक टीम के साथ रह रहे हैं, 25 लोग हैं विंटर पीरियड में सिर्फ उनके साथ रह रहे हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, तो उनके साथ रहना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। उसके लिए काफ़ी कुछ स्टडीज़ की गई हैं, उसमें साइकोलॉजी और जैसे मैंने बताया कि हर डिसिप्लिन में काम हो रहा है एंटार्क्टिका में, तो उसमें साइकोलॉजी पे भी बहुत काम हुआ है। तो उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, DRDO से और यूनिवर्सिटी से कई बार साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट गए हैं, जिनके कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स रहे हैं कि जो ये क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है वहाँ पे जो हमारा डे एंड नाइट साइकिल है या जो आइसोलेशन है और उसका क्या है, तो उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है। मगर कोई भी रिसर्च कभी भी देयर इज़ नो लिमिट कि नहीं अच्छा अब ये कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़, नई चीज़। अभी पिछले साल IIT बॉम्बे से भी कुछ लोग इस पर गए थे काम करने के लिए, वहाँ से उनके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो कहीं से भी यू नीड टू हैव अ आइडिया, यू नीड टू हैव अ प्रोजेक्ट विच यू कैन प्रूव दैट ओके दिस कैन बी डन इन एंटार्क्टिका, बिकॉज समटाइम्स लोग सिर्फ एंटार्क्टिका की चाहत में कि हम एंटार्क्टिका होकर के आ जाएं, वो कोई भी चीज़ लेके आ जाते हैं कि आई नीड टू प्रूव दिस आइडिया इन एंटार्क्टिका, whereas that idea can be proved in a swimming pool also here. So first prove it here, and when it is required कि अच्छा कोल्ड टेम्परेचर में और इस तरह की चीज़ है या कोई भी मेडिकल फिनोमेना है या बायोलॉजिकल फिनोमेना है, कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत प्रूव कर दें कि आप एंटार्क्टिका में जाके होगा,
आपको जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है. दैट इज़ द वेरी पर्पज़ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, दैट इज़ द वेरी पर्पज़ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. तो ये थे मिर्ज़ा जावेद बेग साहब. आप साइंटिस्ट हैं, ग्रुप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के. जैसा ये बता रहे हैं कि आपके पास यदि रिसर्च है जो अंटार्कटिका में हो सकती है, nobody can stop you, and Beg Saab is ready to shoulder hands with you. Thank you very much. Thank you so much.